हेलो डॉक्टर में आज हम चर्चा करेंगे प्लास्टिक सर्जरी को लेकर के। प्लास्टिक सर्जरी के क्या प्रकार होते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, किस मरीज के लिए यह जरूरी है, ये जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में महात्मा गांधी हॉस्पिटल के ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मनीष जैन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है? और नाम से ही अगर देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी मतलब लोगों में इस प्रकार की भ्रांति रहती है कि क्या प्लास्टिक का इसमें क्या उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक से जुड़ा क्या इसका रिलेशन है जिससे कि इसको प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है। देखिए, सही बोल रहे हैं आशीष जी। लोगों में काफी हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि प्लास्टिक का यूज करेंगे या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली एक वर्ड, ग्रीक वर्ड प्लास्टिको से आया है, जिसका मतलब है टू मोल्ड। इसका मतलब ये है कि हम मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको इलाज करते हैं, जैसा जिसकी आवश्यकता होती है उसी हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। चाहे कहीं पर खाल लगाना हो, मास्क लगाना हो या कुछ करना हो, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार। तो दिस इज प्लास्टिक से मतलब अकॉर्डिंग टू द आवश्यकता के अनुसार उनका इलाज करना। जी, ये प्लास्टिक सर्जरी दो प्रकार की आपने बताई कि एक तो प्लास्टिक सर्जरी जनरल की जाती है, एक रिप्रोडक्टिव या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें कि किसी भी जैसे अंग भंग हो गया या फिर किसी भी बॉडी पार्ट को कोई नुकसान हुआ तो उसको वापस से नेचुरल शेप में लाना, ये किसी वरदान से कम नहीं है। क्या दोनों में अंतर है, ये थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। प्लास्टिक सर्जरी देखा जाए तो एक पूरे शरीर की सर्जरी होती है, जिसको कि हम शरीर से लेके पांव तक अपन कहीं पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए तो इसको ब्रॉडली हम दो रूप में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्शन। कॉस्मेटिक, प्लास्टिक का नाम आते ही लोगों के मन में यही आता है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक जरा सा पार्ट होता है प्लास्टिक सर्जरी में, जो कि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है प्लास्टिक सर्जरी का, वो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होता है। इसका मतलब ये है कि पुनर्निर्माण करना। जैसे कि कोई भी मरीज है, कोई एक्सीडेंट में चोट लग जाती है, हाथ या पांव कट जाते हैं, या फिर उनके कैंसर के बाद उनके चेहरे की विकृति हो जाती है, जमजात जो विकृतियां होती हैं, उनके इलाज के लिए हम रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जो कि प्लास्टिक सर्जरी का सबसे महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा भाग होता है, उसको हम इस प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम सही करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या क्या चीजें, जैसे कि बेसिकली चेहरे पे किसी प्रकार का कोई चोट का निशान है, उसको रिपेयर करने का क्या बेसिक अंतर किस प्रकार से देखते हैं कॉस्मेटिक में और रिकंस्ट्रक्टिव में? तो जैसा आपने बताया कि कोई अंग भंग हो गया या फिर कोई रिक्त स्थान हो गया, उसको वापस से नेचुरल शेप में लाना है। रिकंस्ट्रक्टिव, उसको वापस से जनरेट करना है। लेकिन कॉस्मेटिक का क्या उपयोग रहता है? इसको सीधी भाषा में हम ऐसे बता सकते हैं कि जैसे कि कोई घर में मरीज कोई है जिसको कि और सुंदर दिखना है, जो भगवान ने जो दिया हुआ है उसके अलावा उसको उसमें और सुधार चाहिए। टचिंग मतलब कि हाँ, उसको और खूबसूरत देखना है या उसको और अच्छी तरह से देखना है, तो वो कॉस्मेटिक सर्जरी में जाते हैं। चोट का निशान होता है, उसको भी उसमें कॉस्मेटिक वो एक लाइन है कि अपन उसको कॉस्मेटिक में भी डाल सकते हैं और रिकंस्ट्रक्शन में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मानी जाएगी। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि कोई मरीज है या कोई व्यक्ति है जिसका कि चोट की वजह से या किसी और वजह से विकृति हो गई, जिसकी वजह से वो हमारी सोशल लाइफ में इंटीग्रेटेड नहीं हो पा रहा है, सम्मिलित नहीं हो पा रहा है, तो हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा उसको इस तरह से हम उपचार या इलाज देते हैं जिससे कि वो सोशल लाइफ जी सके और अपने नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं, खाना खाना या जो भी होते हैं, हर आम जीवन के जो काम होते हैं, उनको कर सके। तो वो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी में हमारा उद्देश्य यही होता है कि मरीज आम आदमी के साथ मिल सके और अपना नॉर्मल रूटीन है, वर्क है, वो कर सके। बिल्कुल। जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की आप बात कर रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स में कई बार देखा जाता है, मुंह का कैंसर है, पूरा मुंह का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। अगर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उनका ऑपरेशन के बाद में अगर चेहरा देख लिया जाए तो खुद घर वाले नहीं पहचान पाते हैं, डर जाते हैं, बच्चे अगर देख लें तो डर जाते हैं। ऐसे मरीजों को भी क्या इस सर्जरी से बेनिफिट मिल पाता है? बिल्कुल सही। आज अभी रिसेंट कुछ सालों से जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है उसमें काफी बड़ा बदलाव आया है। पुराने ज़माने में जो कैंसर रोग विशेषज्ञ भी होते थे, वो भी इस बात से कभी घबराते थे कि अरे हमने कैंसर को अगर निकाल दिया उसके बाद जो विकृति है, जो भी
घाव है या डिफेक्ट बनेगा उसको अब हम कवर कैसे करेंगे। लेकिन आज प्लास्टिक सर्जरी में इतना बदलाव आ गया है, इतनी नई नई तकनीकें आ गई हैं, माइक्रोस्कोप और नए नए उपचार की सुविधाएं आ गई हैं कि हम कितना ही बड़ा डिफेक्ट हो उसको हम कवर कर सकते हैं। और उसको इतना अच्छा कवर के साथ साथ भी हम इतना चाहते हैं कि वो फंक्शनल जो उसका खाना पीना है, ऑपरेशन के बाद कई बार मरीज का जबड़ा नहीं रहता तो जबड़ा लगा सकते हैं, जिससे कि मरीज ऑपरेशन के पश्चात भी एक तो बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगे और साथ में भी खाना पीना है वो भी उसका सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये आधुनिकतम जो नई विधियाँ आई हैं प्लास्टिक सर्जरी में, उन्हीं के द्वारा संभव हो पाया है। तो कैंसर रोग में प्लास्टिक सर्जरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि मरीज को पुनः रूप से वापस से अपनी जीवन में वापस लाने का। बिल्कुल ऐसा ही कैंसर में देखा जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की बहुत बड़ी समस्या रहती है और बहुत बार देखा जाता है कि ब्रेस्ट में से उसको रिमूव करना पड़ता है। तो ऐसे में जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा जाता है और कहीं न कहीं उस महिला की आइडेंटिटी सामाजिक परिवेश में ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एक अलग मानसिकता के साथ में जीना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये प्लास्टिक सर्जरी उसके लिए भी वरदान है? बिल्कुल सही। पहले जब ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर होता था तो क्या होता था कि वो पूरा स्तन निकाल देते थे, उसके बाद उसको बनाने का कोई तरीका नहीं होता था। तो महिलाओं में ब्रेस्ट स्तन एक ऐसा अंग है जिसको ना होने पर उनके मन के अंदर बहुत ही मानसिक रूप से वो बीमार, मानसिक रूप से उनको आघात भी लगता है मानसिक रूप से। लेकिन आज के ज़माने में जो हम प्लास्टिक सर्जरी है उसके द्वारा हम मरीजों का जो स्तन है जैसे ऑपरेशन के में निकालने से पहले है उसको हम उसी के आकार के अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत सारी नई विधियां आ गई हैं जिसमें कि हम पेट से मांस लेके या जांघ से मांस लेके या फिर पीठ से या फिर स्तन के चारों ओर से मांस लेके उस स्तन को पुनः उसी आकार में बनाने का प्रयास करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल भी रहते हैं, जिससे कि जब भी बाहर से देखने पर ऐसा ना लगे कि हाँ इनका कोई स्तन का ऑपरेशन हुआ है। तो ये प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही हम बनाने की, उनको काफ़ी नई विधियां हैं उनके द्वारा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपने रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर दी है, एक तरीके से एक अंग को फिर से आपने प्रत्यारोपित कर दिया है, ऐसे में जो नेचुरल अंग है और आपने रिकंस्ट्रक्टिव करके किसी अंग को वापस से उस शेप में उस अंग को आपने रिकंस्ट्रक्टिव किया है, ऐसे में उनका फंक्शनल अगर देखा जाए, जैसे आपने आर्टिफिशियल जबड़ा प्रत्यारोपित किया या फिर ब्रेस्ट को आपने रिप्लेस किया, तो ऐसे में नेचुरल और प्लास्टिक सर्जरी के बाद में जो अंग आपने डेवलप किया है, क्या उनकी स्पेशल केयर करने की आवश्यकता होती है, सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, या फिर नेचुरल जैसे और अंग काम कर रहे हैं वैसे ही वो नेचुरल काम करता है? देखिए, हर ऑपरेशन के बाद ये हम मानते हैं कि कुछ एक प्रिकॉशन, कुछ एक सावधानियां होती हैं जो हमको करनी पड़ती हैं जब तक कि वो टाइम पीरियड ना निकल जाए जब हमें इन चीज़ों की सावधानी की जरूरत नहीं पड़ती। वही प्लास्टिक सर्जरी के बाद में होता है। कुछ एक मतलब अगर हम मुंह के कैंसर के बात करें तो 2-3 हफ्ते तक आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। आपको कुछ एक सावधानियां बताई जाती हैं, आपको उनका इस्तेमाल यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही ब्रेस्ट में भी, लेकिन आफ्टर 1 महीने 2 महीने बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको वही हमेशा रखना पड़ता है। उसके बाद आप नॉर्मल अपना दिनचर्या जो भी होती है, अपनी नॉर्मल काम है वो कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक से। लेकिन उस अंग को जो कमांड मिलती है वो कमांड नेचुरल उसी तरीके से मिलती है जैसे कि अपने जबड़े को रिप्लेस किया तो जबड़ा अभी नेचुरल काम कर रहा है, ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वो खाने को चबाने का काम कर रहा है। तो ऐसे में अगर आपने किसी को प्रत्यारोपित किया है, रिकंस्ट्रक्टिव किया है, उस जबड़े को वापस से सेट किया है या फिर आर्टिफिशियल जबड़ा उसको वहां पर डेवलप किया है, तो क्या वो जबड़े की जो फंक्शनल है वो नेचुरल रहती है या फिर उसमें कोई फर्क रहता है? यस, हमेशा हमारा जब भी हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम जब भी कोई जबड़ा या स्तन का निर्माण करते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य ये होता है कि उसका जो फंक्शनल, जो उसका जिस काम के लिए वो बना है वो अंग, वो काम वो करे। तो ये हमारा पहला उद्देश्य होता है और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं कि ऑपरेशन के पश्चात मरीज का जबड़ा है, मरीज खा पी सके, उसका जबड़ा टेढ़ा ना लगे या फिर उसको देखने में बद्धा ना लगे और पानी और जो खाना है वो अच्छी तरह से खा सके। वही स्तन कैंसर में होता है तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि बाहर से देखने पर स्तन समान लगे, आकार अच्छा रहे और ऐसा नहीं लगे कि हाँ इनका कोई स्तन नहीं है या उसमें कोई बीमारी है। बिल्कुल, ये जो ऑपरेशन है ये काफी जटिल है क्योंकि इसमें पूरी मैकेनिज्म को वापस से रिकंस्ट्रक्टिव करना है,
अदर जो सर्जरी होती है वो नॉर्मल तरीके से सर्जरी की, कोई भी बीमारी है उसको रिमूव किया और वापस से उसको सिल करके और फिर ओके हो गया। लेकिन इसमें आपको पूरा फंक्शनल ऑपरेट करना है, नर्व को कनेक्ट करना है, ये काफी सारी जटिल इस सर्जरी को माना जाता है। तो क्या हर कोई मरीज इसके लिए फिट रहता है? आमतौर पर हम मरीज का ऑपरेशन से पहले उनका अवलोकन कराते हैं कि वो मरीज इसके लिए फिट है या नहीं, और 95% केसेस में यही होता है कि मरीज फिट होता है। तो उसमें हम जटिल तो है क्योंकि हम एक शरीर के एक भाग से पूरा मांस का टुकड़ा विद आर्टरी और वेन लेके उसको लगाते हैं और उसको जोड़ते हैं माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो जटिल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम 2-3% या 5% मरीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मरीज इसके लिए एलिजिबल होते हैं, उन सबका हम इस तकनीक से इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर्जरी जब होती है तो मधुमेह की जांच, शुगर की जांच बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उसको मेजर करना जरूरी होता है। क्या इस सर्जरी में भी शुगर के पेशेंट का जांच और उसका नॉर्मल होना जरूरी है, जिस प्रकार से साधारण सर्जरी में होता है? और मधुमेह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कई सारे साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं, या फिर आफ्टर सर्जरी भी किसी प्रकार की कोई जो इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी, जिस प्रकार से मान लीजिए गैंग्रीन है, गैंग्रीन में किसी अंग को ही रिमूव करना पड़ता था, ऐसे में क्या प्लास्टिक सर्जरी वहां भी कामयाब है? देखिए, आप इसमें हम दो बातें कर सकते हैं, दो बातों में इसको हम डिवाइड करते हैं जी। एक तो है कि डायबिटीज मरीज को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए वो उनमें हम कर पाते हैं या नहीं, पहला ये है। तो आजकल ऐसा नहीं है कि पेशेंट को डायबिटीज है तो उसका हम इलाज नहीं कर सकते या उसका रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। आजकल इतनी अच्छी दवाइयां आ गई हैं, उनको हम डायबिटीज को हम एक हद तक रोक सकते हैं, एक हद तक उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, उसके बाद हम मरीजों का रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी से इलाज कर सकते हैं। इसमें दूसरा पार्ट यह है कि डायबिटीज जो मरीज होते हैं उनके कई बार क्या होता है, पाँव में घाव हो जाता है जी। तो आमतौर पर ये मरीज इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है। पाँव में घाव इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि उनकी संवेदना, पाँव की जो संवेदना होती है वो खत्म हो जाती है, तो पाँव में घाव हो जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी की विधि के द्वारा भी उस घाव को हम भर सकते हैं और काफ़ी हद तक हम मरीज को जो पाँव काटने की नौबत, जहाँ आप पहले ज़माने में यूजली वो लोग क्या करते थे कि ऐसा पाँव काट देते थे, लेकिन अब प्लास्टिक सर्जरी में इतना एडवांस आ गया है कि आप उन पाँव को बचा भी सकते हैं और घाव को कवर भी कर सकते हैं। तो हर मरीज के जिसका डायबिटीज़ है, पाँव में घाव है, तो उसको एक बार एक प्लास्टिक सर्जन की एक बार ओपिनियन लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए और इलाज के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। अगर बात करें कि ये जो सर्जरी है, ये सर्जरी क्या एक आम आदमी करवा पाएगा? क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी, एक धारणा बनी हुई है कि प्लास्टिक सर्जरी काफी महंगी सर्जरी होती है, इस सर्जरी के लिए काफी भारी भरकम पैसा चाहिए होता है, तो लोग इस सर्जरी से बचने का प्रयास करते हैं। एक नेचुरल जो आवश्यक होती है, नेसेसरी होती है, ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी तो आपकी जरूरत है तो कराएं, नहीं तो आप उसके बिना भी रह सकते हैं, लेकिन कई आवश्यक सर्जरी होती है, उसे टाला नहीं जा सकता है। तो क्या उस सर्जरी और इस सर्जरी में जो गैप है, जो अंतर है, उस अंतर को पाटने के लिए कि प्लास्टिक सर्जरी जरूरी है और आम आदमी को करानी ही पड़ेगी? देखिए, इसमें अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी की बात करें तो वो तो जो लोग हैं जिनके पास और सुंदर दिखना चाह रहे हैं तो वो ये तो है ही है कि उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर के बाद होता है, जो माइक्रो सर्जरी होती है, वो काफ़ी महंगी होती है। अगर आप अस्पतालों में, बड़े शहरों में जाते हैं तो काफ़ी खर्चा आता है उस पर। लेकिन आजकल हमारी सरकार की जो सुविधाएं दे रखी हैं उन्होंने, आयुष्मान, भामाशाह, ये सुविधा जो दे रखी है, उससे काफ़ी मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री में हो जाता है। हमारे महात्मा गांधी अस्पताल में हम जो भी मरीज आते हैं आयुष्मान, भामाशाह के, उन सबका इलाज हम निःशुल्क, बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के निःशुल्क में ये सर्जरी की जाती है। बिल्कुल। ब्रेक पर जाने से पहले अपन ने चर्चा की किस प्रकार से इस सर्जरी को कौन करवा सकता है, क्या आवश्यकता है, इन तमाम बातों पर अपन ने चर्चा की। बहुत सारे केसेज में देखा जाता है अंग भंग हो जाता है, कोई दुर्घटना हुई, किसी की अंगुली कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। ऐसी स्थिति में या तो जयपुर फुट का सहारा लेना पड़ता है, आर्टिफिशियल फुट लगाया जाता है, तो उसमें उसको केवल एक डमी फिट करी जाती है और उससे वो अपना काम चलाता है। लेकिन अगर प्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधा उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में क्या उसी कटे हुए अंग को वापस से रिप्लेस कर दिया जाता है, और कर दिया जाता है तो क्या सावधानी बरती जाती है? देखिए आशीष जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आज
हमारे जो इंडस्ट्रीज है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि मरीजों का हाथ कट जाता है, उंगलियां कट जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या करें। एक तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं इस स्थिति में। मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं जिसकी वजह से आप उस अंग को काफ़ी हद तक खराब होने से बचा सकते हैं, जब तक कि आप कोई पास के प्लास्टिक सर्जन से ना मिल पाएँ जब तक। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उस जो अंग है जो कटा हुआ है उसको आप हाथ में लेकर एक साफ पानी से उसको अच्छे से धो लें। उसको फिर एक पॉलीथीन की थैली जो होती है उसमें उसको डाल दें। पॉलीथीन की थैली को डालकर उसको बंद कर दें। उसके बाद एक आइस बॉक्स लें, एक या बॉक्स है या फिर बॉक्स में उसमें बर्फ डालें। उस बर्फ में उस बंद थैली को रखकर आप जब तक कोई नियरेस्ट प्लास्टिक सर्जन या किसी अस्पताल बड़े में जाएं तब तक आप उसमें उसको रखेंगे। तो उससे क्या अंग जो कटा हुआ अंग है उसे खराब होने की संभावना कम हो जाती है। कितना समय इसमें मान के चल सकते हैं कि कोई अंग भंग हो गया, अंग कट गया, उसको अगर हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन तक ले जाना है, हॉस्पिटल तक ले जाना है, तो कितने समय तक वो अंग काम में आ सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अंग कहाँ से कटा है। आमतौर पर ये माना जाता है 6 घंटे के अंदर आपको वो वापस से जोड़ देना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपका हाथ वहाँ से कट गया तो उसको जितनी जल्दी 2 या 3 घंटे में आप उसको लेके जाएं उतना ही अच्छा रहता है। या फिर उंगली कट गई है तो आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में भी ले जा सकते हैं। हमने काफ़ी ऐसे ऑपरेशन किए हैं जहाँ पे मरीजों को 15, 16, 20 घंटे के बाद भी उनको जोड़ा गया है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा बात इम्पोर्टेंट, जो सबसे उपयोगी बात है वो ये है कि कैसे उस अंग को संभाल कर रखें जिससे कि वो अंग को खराब होने से हम बचा सकें। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको कैसे रखना है। क्या ब्लीडिंग का कोई रोल है इसके अंदर की? जो रक्त बह रहा है, जो अंग कट गया उसका तो ब्लड निकलना ही निकलना है, वो तो एम्प्टी होगा। उसके अलावा जहां से अंग कटा है वहां से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी रोकना जरूरी है। उसको रोकना जरूरी है। तो आमतौर पे ऐसा नहीं है कि आप उसको पकड़ लें। आप कोई भी एक कपड़ा होता है उससे आप उस अंग को दबा के उसको कस के बांध दें जिससे कि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। और आपको उस रुकने के बाद आप तुरंत किसी अस्पताल में जाकर प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। आमतौर पे आप जब टाइम पर आप पहुंच जाते हैं तो उसको हम माइक्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की विधि में उसको उसकी जो आर्टरी, वेन, नर्व सबको जोड़कर हम उसको वापस से उसको दोबारा से जोड़ने में सफलता हासिल कर लेते हैं। महात्मा गांधी में हमने काफ़ी ऐसे केस किए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ हमने इनको किया हुआ है। अन्य हॉस्पिटल्स और महात्मा गांधी हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्थाएं हैं ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी के मामले में, क्या डिफरेंस है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है आपके पास में वहां पर जो आपको अलग बनाती है, यूनिक बनाती है? देखिए, अगर हम कैंसर की बात करें तो महात्मा गांधी में एक कैंसर का एक पूरा डिपार्टमेंट है जहां पर कैंसर के बारे में, इलाज के बारे में जो उसकी सब स्पेशलिटीज होती हैं, रेडिएशन कैंसर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल, सारी जितनी भी सारी सब स्पेशलिटी हैं, सारा सब एक ही छत के अंदर उपलब्ध हैं। और वहाँ पर सारी जो इलाज होता है वो आधुनिक तकनीकों के, आधुनिक मशीनों के द्वारा काफ़ी विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इस समय महात्मा गांधी का कैंसर जो अस्पताल, कैंसर विभाग है वो देश के अग्रणी विभाग कैंसर इलाज में आता है, उसका नाम। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब, स्तन कैंसर के बाद देखा जाता है हाथों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, पैरों में भारीपन, हाथी पांव जिसे बोला जाता है, ऐसे में इस सर्जरी का क्या उपयोग हो सकता है? क्या इससे बेनिफिट मरीज को मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे 10 से 15% ऐसे होते हैं महिलाएं जिनके स्तन निकल जाने के बाद उनके हाथों में सूजन की शिकायत रहती है, या फिर गाँव में काफ़ी ऐसे मरीज होते हैं जिनके पाँव में सूजन रहती है हमेशा, हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। तो उसका इलाज पहले ये था कि यहाँ लोग बिना सर्जरी के इलाज होता था, लेकिन वो क्या जीवन भर ऐसे ही चलता रहता था, उनको कोई उसमें रिलीफ नहीं मिलता था। लेकिन आज प्लास्टिक सर्जरी में हम जो सर्जरी है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड ट्रांसफर या लिम्फोवीनस एनास्टोमोसिस, इसके द्वारा जो लिम्फेटिक जो वेसल्स, मेनली जो उसमें जो बीमारी होती है वो लिम्फेटिक फ्लो जो होता है, हमारा जो लिम्फ का जो फ्लो होता है, सफ़ेद पानी जो हमारे शरीर में दौड़ता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से सूजन आती है। तो हम उस सफ़ेद लिम्फेटिक को वेन से या फिर लिम्फ नोड ट्रांसफर के द्वारा करके उससे काफ़ी हद तक उसमें काबू पा सकते हैं। बिल्कुल नियर नॉर्मल अपन उसका मरीज का जो हाथ और पाँव है वो आ सकता है। और ये इलाज बिल्कुल स्थायी रूप से होता है और इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में मरीज को कोई परेशानी होती है। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर साहब देखा जाता है कि कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं या युवा हो जाते हैं जिनमें जन्मजात विकृति होती है, होंठ कटे हुए हैं, कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि 5 की जगह 6 अंगुलियां या 4 अंगुलियां रह गई, या फिर एक कान नहीं है। ऐसी स्थिति में उन मरीजों को भी क्या
नेचुरल स्वरूप में लाया जा सकता है इस सर्जरी से? यस, बिल्कुल आशीष जी। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में जो जन्मजात विकृति हैं उनको भी हम कवर करते हैं। कई बार बच्चे होते हैं कटे हुए तालू के साथ, या चेहरे की विकृति है, या फिर हमारे सिर की विकृति के साथ आते हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो उनके कान ही नहीं होता जैसे आपने बताया था, या फिर उनके हाथों में विकृतियां होती हैं, 6 की जगह 5 की जगह 6 उंगलियां होती हैं, या फिर हाथ छोटा होता है। बहुत सारी ऐसी विकृतियां होती हैं जो कि जन्म के साथ होती है, लेकिन अगर आप उनको प्लास्टिक सर्जन के सर्जरी के द्वारा उनको हम काफी हद तक उनको नियर, ऐसा नहीं है जो भगवान ने दिया ऐसा बना दें, लेकिन हाँ कि बिल्कुल नियर नॉर्मल अपन उनको रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और हाथों की जो विकृतियां हैं उनको अपन ठीक करके हाथ काम करने लायक हो जाए, इस तरह से हम उनका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। अंत में आपसे जानना चाहूंगा, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी आप करते हैं, शरीर का कितना प्रतिशत भाग आप रिकंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं? ये भी एक लिमिट होती होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली बर्न पेशेंट, अगर हम जले हुए लोग हैं उनके लिए हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भाग कि हम एक कोई परसेंटेज का कुछ है। जितना वो इस पे डिपेंड करता है कि मरीज कितना जला हुआ है, कितना डिग्री बर्न है, कितना डीप है, तो उसी के आवश्यकता के अनुसार इलाज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कट ऑफ है कि हाँ इतना परसेंटेज। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बर्न पेशेंट के अंदर की 60% या 70% से अधिक झुलस गया, तो अब ये तो जाने वाला है, इसको तो जाना ही है। ऐसे में क्या प्लास्टिक सर्जरी उसको बचा सकती है? बिल्कुल, प्लास्टिक सर्जरी उसे बचा सकती है। उसमें इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि उसका कौन सा पार्ट जला हुआ है। कई बार जले हुए जो व्यक्ति होते हैं उसमें आजकल जो पहले ये था कि हाँ पट्टियां कराते रहते हैं, अब ठीक है हम जो जला हुआ पार्ट है उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह वहाँ पर जो त्वचा है वो लगा सकते हैं। और आजकल तो स्किन बैंक भी खुल गए हैं इसके लिए, जो कि देशों में काफ़ी जगह खुल रहे हैं। स्किन बैंक से हम जो त्वचा होती है उसको लेकर वहाँ पर उसको लगा सकते हैं एज ए ड्रेसिंग की तरह, टेम्पोररी ड्रेसिंग की तरह। उससे भी काफ़ी हद तक मरीज रिकवर हो जाते हैं और बच जाते हैं। तो स्किन बैंक का एक बहुत बड़ा उपयोग भी है बर्न पेशेंटों के इलाज के लिए। बिल्कुल। अंत में चलते चलते कोई संदेश देना चाहेंगे पब्लिक के लिए कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये रिप्रोडक्टिव सर्जरी है, इसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं लोग? कॉस्मेटिक सर्जरी तो आमजन सब लोग पता है, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में तुम क्या बताएं, लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो सबको पता है प्लास्टिक सर्जरी मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी, लेकिन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक बहुत बड़ा भाग होता है प्लास्टिक सर्जरी का, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आमजन को नहीं पता है कि हमें किसको दिखाना चाहिए। तो इस एपिसोड के माध्यम से मरीजों को पता पड़ेगा, लोगों को पता पड़ेगा कि हाँ इन चीज़ों के लिए भी एक इनका इलाज प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा संभव है। तो मरीजों को जो विकृतियां हैं, या फिर कोई डायबिटीज फुट है, या फिर हेड वो है, उसके लिए मरीजों को एक प्लास्टिक सर्जन को दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।